हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज आप सबों के बीच सीटेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। इससे हर साल 2 या 3 क्वेश्चन हर साल आता है। जब से 2011 से सीटेट का एग्जाम हो रहा है और 2019 से हर साल 2 या 3 क्वेश्चन हर साल रहा। देखिए, ये टॉपिक का नाम है बालक एक समस्या समाधाक तथा अन्वेषक के रूप में, मतलब चाइल्ड एज ए प्रॉब्लम सोल्वर एंड ए साइंटिफिक इन्वेस्टर। मतलब बच्चा कैसे समस्या समाधान करता होता है और उसमें वैज्ञानिक कैसे खोज की प्रवृत्ति होती है, मतलब वैज्ञानिक की तरह उसमें खोज करने की प्रवृत्ति कैसे होती है, उसी को हम पढ़ेंगे। ये आपको बहुत ज़्यादा है जरूरी। जब आप कोई स्कूल में टीचर बनिएगा तो बच्चा को आप एक्टिविटी देख के उसको, मतलब ये चीज़ सब आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है, इसीलिए इसको सीटेट के टॉपिक में दिया गया है। देखिए, हम सबसे पहले जानेंगे कि समस्या क्या होता है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है समस्या का डिफिनीशन कि किसी कार्य को करने के दौरान आई हुई बाधा ही समस्या कहलाती है। देखिए, हम कोई भी कार्य करते हैं तो मान लीजिए हमारा कार्य चल रहा है और उसी कार्य के दौरान कोई बाधा हो गया, उसी को हम क्या बोलते हैं, समस्या कहते हैं। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं कि समस्या कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप मैथ के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहा है, मतलब बाधा उत्पन्न हो गया, उसी को हम क्या बोलेंगे, समस्या कहेंगे। फिर लिखा है समस्या निम्न प्रकार की होती है। पहला है वास्तविक समस्या और दूसरा है काल्पनिक। देखिए, संकेत समस्या नहीं होता, यहाँ गलती से लिखा गया है, यहाँ पर संकेत समस्या नहीं होगा। ठीक है, ये वाला नहीं होगा। ठीक है, अब दो याद रखिएगा, एक वास्तविक समस्या होता है और दूसरा क्या होता है, काल्पनिक समस्या। देखिए, वास्तविक समस्या क्या होता है, देखिए वैसा समस्या जो हमारे वास्तविक जीवन से रिलेटेड हो। जैसे मान लीजिए आप कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है, और अचानक वहाँ पे बाढ़ आ गया, मतलब वो आपको अचानक बाढ़ आ गया या भूकंप आ गया, तो क्या हो गया, एक वास्तविक मतलब आपके रियल लाइफ से जुड़ा हुआ समस्या है, उसे वास्तविक समस्या कहते हैं। दूसरा समस्या है कि काल्पनिक समस्या। काल्पनिक समस्या वैसे कहते हैं जो रियल लाइफ से नहीं। जैसे आप मैथ में क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि राम की आयु 3 साल है और श्याम की आयु 5 साल है, तो 10 साल बाद दोनों की उम्र क्या होगी। ये सब क्या है, कल्पना में होता है, सब रियल लाइफ में नहीं होता है। कल्पना, हम लोग कल्पना के द्वारा क्वेश्चन को बनाते हैं। तो ये क्या हो गया कि मतलब काल्पनिक ऐसा चीज है कि राम की, माना कि जैसे राम की आयु 18 साल है तो 5 साल पहले कितना होगा, ये सब काल्पनिक होता है। तो ये सब क्या है, आपका काल्पनिक समस्या। उस समस्या को हम हल करते हैं तो क्या होता है, वो काल्पनिक समस्या होता है। देखिए, यहाँ नोट देखिए, बहुत जरूरी बात लिखा गया। देखिए, कोई भी समस्या में संकेत या चिन्ह जरूर होता है। देखिए, कोई भी समस्या होता है उसमें ना कोई संकेत या चिन्ह होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई चोर चोरी करता है तो कुछ ना कुछ अपना सबूत छोड़ के जाता है, वैसे ही समझिए कोई समस्या होगा उसका जरूर कुछ ना कुछ क्या होगा, उसमें संकेत या चिन्ह होगा, उसी से हम उसका समाधान निकालते हैं। जैसे देख लीजिए कि मान लीजिए कि जैसे क्वेश्चन आपको दे दिया कि जैसे आपको तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि 5 किताब के मूल्य बताए, उसमें देगा ना कि 10 किताब के मूल्य 20 रुपया है तो आप 5 किताब के मूल्य बताइए। ऐसे तो उसमें क्या है कि एक संकेत दिया गया है कि 5 किताब का मूल्य 10 रुपया है, तो आप 6 किताब का निकालिए, मतलब उसमें संकेत रहा। जैसे मान लीजिए कि आप कहीं पे जा रहे हैं, ठीक है, और एकाएक मतलब पुल टूट गया, तो एक मतलब आप रास्ता ब्लॉक हो गया, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ वैकल्पिक रास्ता आपके लिए होगा, उसको आपको निकालना होगा। ठीक है, तो वही होता है, कोई समस्या में संकेत या चिन्ह जरूर होता है। जैसे हम बोलते हैं कि चोर चोरी करता है तो कुछ ना कुछ अपना सबूत छोड़ के जाता है, तो वही समझिए कि कोई समस्या में संकेत या चिन्ह जरूर होता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि समस्या में क्या चीज अंतर्निहित रहता है, तो क्या रहता है, संकेत या चिन्ह। ठीक है, आगे देखते हैं समस्या समाधान का क्या अर्थ होता है। देखिए, लिखा हुआ है कि समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तार्किक चिंतन का मतलब होता है वह समस्या वह चिंतन जो समस्या आने पर उत्पन्न होता है और समस्या का समाधान तक रहता है जब तक समस्या का समाधान न हो जाए। वही लिखा हुआ है कि समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या हो, तार्किक चिंतन, विश्लेषण एवं मूल्यांकन होता है, जो एक निश्चित परिणाम तक पहुंचाने में सहायक होता है। मतलब एक निश्चित परिणाम तक, रिजल्ट तक पहुंचाने में क्या होता है, सहायक होता है। अर्थात लक्ष्य को प्राप्त करने में आने वाली समस्या का समाधान करना। मतलब समस्या समाधान का अर्थ क्या होता है कि लक्ष्य को प्राप्त करने में आने वाली समस्या का समाधान करना, उसी का अर्थ होता है। लिखा हुआ है इस विधि में मानसिक निष्कर्षों को अधिक महत्व दिया जाता है। मतलब मानसिक जो जैसे तर्क हुआ, चिंतन हुआ, इसको अधिक इसमें महत्व दिया जाता है। मतलब समस्या समाधान में क्या किया जाता है, जो मानसिक निष्कर्ष पर अधिक महत्व दिया जाता है। दूसरा है इस विधि का आधार ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषणात्मक या खोज विधि है। देखिए, जो समस्या समाधान का जो आधार है वो कौन है, ह्यूरिस्टिक विधि या खोज विधि। इसमें कोई चीज को खोजा जाता है, मतलब चीज के बारे में सोचा जाता है, खोज विधि है, जिसके प्रतिपादक क्या है, आर्मस्ट्रांग है। देखिए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषणात्मक विधि के प्रतिपादक कौन है, तो आर्मस्ट्रांग है। और जो ये ह्यूरिस्टिक विधि है ये किस पर आधारित है, समस्या समाधान पर आधारित है।
इस विधि में शिक्षक छात्रों के सामने कोई समस्या रखता है और अपने स्तर से उसका समाधान करने का प्रयास करता है, जिससे छात्रों में तार्किक शक्ति एवं निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। देखिए, जो समस्या समाधान एक विधि है, इसमें क्या होता है कि शिक्षक छात्रों के सामने छोटी छोटी समस्या रखता है और उससे क्या होता है कि छात्रों में क्या होता है कि तार्किक शक्ति एवं निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। देखिए, ये चीज यहाँ नोट में लिखा हुआ है कि कोई भी समस्या को हल करने की प्रक्रिया समाधान कहलाती है। मतलब समस्या जान गए हैं कि हम कोई कार्य कर रहे हैं और उसमें बाधा या अड़चन जो आती है उसे समस्या कहते हैं। तो समाधान क्या होता है, कोई भी समस्या को हल करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, समाधान कहलाती है। देखिए, नोट लिखा है कि तार्किक चिंतन वैसा चिंतन होता है जो समस्या आने पर आता है और समस्या समाधान रहता है। मतलब मान लीजिए आपके पास कोई समस्या है तो उस समय क्या होता है, दिमाग तर्क करने लगता है। मतलब तार्किक, जो तर्क से जो चिंतन का रिलेशन हो उसे तार्किक चिंतन कहते हैं। और जब तक समस्या समाधान न हो तब तक हम उसके बारे में सोचते रहते हैं, जब तक समस्या समाधान न हो। जैसे वैज्ञानिक लोग होते हैं, उनमें तार्किक चिंतन होता है। और जब तक समस्या समाधान हो, जैसे अभी देखिए कोरोना अभी हम लोग के लिए बहुत बड़ा है, जिसके लिए वैक्सीन बनाना सबसे बड़ा है। तो वैज्ञानिक लोग इस पर एकदम शुरू से ही मेहनत कर रहे हैं, जब से कोरोना है उस पर मेहनत कर रहे हैं। जब तक कोरोना का वैक्सीन नहीं बन जाए तब तक इस पर मेहनत करते रहेंगे। अब देखते हैं समस्या समाधान की परिभाषा, मतलब डिफिनीशन ऑफ समस्या समाधान की परिभाषा क्या है, डिफिनीशन क्या है इसकी। देखिए, पहला डिफिनीशन है रॉबर्ट गेने के अनुसार। देखिए, रॉबर्ट गेने के अनुसार डिफिनीशन क्या है कि समस्या समाधान घटनाओं का ऐसा समूह है जिसमें मानव किसी विशिष्ट उद्देश्य की उपलब्धि के लिए सिद्धांतों का उपयोग करता है। मतलब समस्या समाधान घटनाओं का एक ऐसा समूह है जिसमें क्या करता है, मानव किसी विशिष्ट उद्देश्य की उपलब्धि के लिए सिद्धांतों को उपयोग करता है। ये किसके अनुसार डिफिनीशन है, तो रॉबर्ट गेने। इसको याद रखिएगा कि विशिष्ट उद्देश्य की उपलब्धि के लिए सिद्धांतों का उपयोग करता है। दूसरा डिफिनीशन है स्टैनले ग्रे के अनुसार कि समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन नहीं होता। हम बोले हैं कि समस्या समाधान में क्या होता है, तार्किक चिंतन उत्पन्न होता है। तो वही यहाँ डिफिनीशन स्टैनले ग्रे दिए हुए हैं कि समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन क्या होता है, निहित होता है। तीसरा डिफिनीशन है आशु बोल के अनुसार। ये बोल रहे हैं कि समस्या समाधान में संप्रदाय का निर्माण तथा अधिगम का आविष्कार होता है। देखिए, जो समस्या समाधान में क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, मतलब संप्रदाय का निर्माण होता है तथा अधिगम का आविष्कार होता है। मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, उसको हम बोल दिए कि ABCD लिखने के लिए, ठीक है, मतलब शुरू से उसको सिखाते हैं तो क्या करता है कि वो धीरे धीरे सीखता है। मतलब फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके पास समस्या है क्या, कि उसको ABCD सीखना है। जब ABCD सीख लेता है तो क्या होता है कि अधिगम का आविष्कार होता है और उसका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाता है। जैसे A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल करके हम लोग उसको पढ़वाते हैं, तो क्या होता है उसका कॉन्सेप्ट भी ऐसे एप्पल का, बी से बॉल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो यही समस्या समाधान में क्या होता है कि संप्रदाय का निर्माण तथा अधिगम का आविष्कार होता है। संप्रदाय के निर्माण की A फॉर एप्पल, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, और दूसरा क्या है कि अधिगम का आविष्कार, मतलब ABCD वो सीख लिया, अल्फाबेट सीख लिया। दूसरा क्या है, स्किनर के अनुसार। स्किनर के अनुसार डिफरेंस क्या है कि समस्या समाधान किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालते हुए प्रतीत होती कठिनाई पर विजय पाने की प्रक्रिया। मतलब स्किनर के अनुसार क्या है कि मान लीजिए आपके पास कोई समस्या है, उस समस्या पर जो चीज बाधा डाल रही है उस पर, उसी कठिनाई पर विजय पाने की प्रक्रिया क्या है, समस्या समाधान है। मतलब समस्या समाधान किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती कठिनाई पर विजय पाने की क्या है, प्रक्रिया है। अब देखते हैं समस्या समाधान की विशेषता क्या है। पहला है, शिक्षार्थियों को दी जाने वाली समस्या का शिक्षात्मक मूल्य होना चाहिए तथा जहां तक संभव हो सके समस्या शिक्षार्थियों के वास्तविक जीवन एवं वातावरण से संबंधित हो। मान लीजिए कि आप उसके पास कोई समस्या दे रहे हैं, तो वो क्या हो कि वो उसका शिक्षा से उसका क्या हो कि रिलेशन हो। मान लीजिए कि कोई ऐसा समस्या दे दिए जो बालक के शिक्षा से कोई उसका संबंध नहीं है। दूसरा बात क्या हो कि जहां तक संभव हो जो समस्या आप दे रहे हैं वो शिक्षार्थियों के वास्तविक जीवन से रिलेटेड हो, मतलब उसके जो रियल लाइफ से वो चीज मतलब रिलेटेड हुआ तथा उसके वातावरण से। अब मान लीजिए कि कोई बच्चा हिंदी मीडियम है, मतलब हिंदी मीडियम में पढ़ रहा है, उसको आप इंग्लिश मीडियम में कोई दे दिए समस्या, तो वो तो नहीं कर पाएगा। मतलब उसके वातावरण से होना चाहिए। और दूसरा कि वास्तविक जीवन से, मतलब उसके जो जो उसके साथ घटना कोई जो अपने सामने कोई चीज देख रहा है, उसके मान लीजिए कि बच्चा के सामने कोई समस्या दे दिए जो उसके वास्तविक, मान लीजिए कि विद्यालय के दे दिए कि बच्चा लोग कोई, मतलब आप समस्या दे सकते हैं जो उससे रिलेटेड हो। तो जहां तक संभव हो क्या होगा कि उसका मतलब शिक्षा से रिलेशन होना चाहिए, और दूसरा क्या हो कि बच्चा के वास्तविक जीवन से एवं वातावरण से संबंधित होना चाहिए। तीसरा है, दूसरा पॉइंट है इसमें, समस्या शिक्षार्थियों के लिए उपयोगी एवं व्यवहारिक होना चाहिए। मतलब जो आप उसको समस्या दे रहे हैं शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी को, वो उपयोगी एवं व्यवहारिक होना चाहिए, मतलब उसका उपयोग होना चाहिए आगे आने वाले समय में।
तीसरा है समस्या छात्रों की रुचि तथा दृष्टिकोण के अनुसार होना चाहिए। मान लीजिए कि बच्चा का रुचि नहीं है, उसमें वो समस्या दे दिए तो अच्छा नहीं होगा। तो समस्या छात्रों की रुचि तथा दृष्टिकोण के अनुसार होना चाहिए। चौथा है समस्या चुनौतीपूर्ण होना चाहिए, जिससे छात्र में सोचने तथा तर्क करने की शक्ति का विकास हो। मतलब समस्या ऐसा होना चाहिए, मतलब चुनौतीपूर्ण, हल्का नहीं, सरल नहीं देना चाहिए, जिससे मतलब वो आसानी से कर ले। मतलब चुनौतीपूर्ण होना चाहिए, जिससे उसमें क्या हो कि सोचने एवं तर्क करने की शक्ति का विकास हो सके। पांचवा है समस्या पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। मतलब वो जो पहले पढ़ा हुआ है उससे रिलेटेड होगा तो जल्दी वो चीज को करने में सक्षम होगा। मतलब पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए। और छठा है कि समस्या नई तथा व्यवहारिक होना चाहिए। मतलब एक समस्या का मतलब पुरानी समस्या को बार बार दे रहे हैं तो वैसा ना, कि समस्या क्या होना चाहिए, नई तथा व्यवहारिक होना चाहिए, जिससे कल्पना शक्ति तथा वैज्ञानिक क्षमता हो गया क्या हो, विकास हो। सातवां क्या है कि समस्या व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित होना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नता मतलब प्रत्येक व्यक्ति का तो आईक्यू एक समान नहीं होता है, प्रत्येक विद्यार्थी का, तो व्यक्तिगत विभिन्नता पर समस्या आधारित होना चाहिए। देखिए नोट देके लिखा हुआ है कि समस्या समाधान विधि में छात्र स्वयं सक्रिय रहते हैं, जिससे उनमें अनुशासनहीनता की समस्या का प्रश्न नहीं होता है। मान लीजिए आप समस्या समाधान दीजिए तो उसमें बालक स्वयं सक्रिय रहते हैं। कोई बच्चा को आप काम दे दीजिएगा तो वो अनुशासन नहीं करेगा, वो स्वयं वो काम करेगा। तो इसमें क्या है कि समस्या समाधान विधि में छात्र स्वयं सक्रिय रहते हैं, जिसमें उनमें अनुशासनहीनता की समस्या का प्रश्न ही नहीं उठता है। अब देखते हैं कि बालक समाधानकर्ता के रूप में कैसे होगा। देखिए हम जानते हैं कि स्कूली जीवन में शिक्षार्थियों को शिक्षण काल में अनेक समस्याओं का या कठिनाइयों का सामना करता है। मतलब बच्चा जब स्कूली जीवन में रहता है तो शिक्षण काल में जब शिक्षा ग्रहण करता है उसमें अनेक समस्याओं या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तथा उन जिसका समाधान उसे स्वयं करना पड़ता है। जिसका समाधान क्या है, उसे स्वयं करना पड़ता है। अतः शिक्षार्थियों को इस स्तर के योग्य बनाने के लिए आवश्यक है कि उसका व्यक्तित्व का विकास समाधानकर्ता के रूप में किया जाए, ताकि वो सभी परिस्थितियों का सामना उचित ढंग से करे। मतलब अब उसका ऐसा विकास कराइए, मतलब व्यक्तित्व का ऐसा विकास कराइए जिससे वो उसके जो स्कूली जीवन में जो समस्या आने वाला है या जो बाद में आने वाला समस्या उसका वो समाधान स्वयं कर ले। बच्चों या शिक्षार्थियों को समस्या समाधानकर्ता के रूप में बनाने के लिए उनमें निम्नलिखित गुणों का विकास करना चाहिए। पहला क्या है कि बालक में आत्म पहचान गुण का विकास है। मतलब उसको अपने अपने अंदर को पहचानना होगा कि वो क्या चीज़ है। सबसे पहले क्या करना कि बालक में आत्म पहचान के गुण का विकास करना चाहिए। दूसरा है अपनी कमी को स्वीकारना तथा उसको दूर करना सिखाना चाहिए। मतलब उसमें जो कमी है उसको क्या स्वीकार करना चाहिए और उसको दूर करना चाहिए। तीसरा है बालक को स्वावलंबी मतलब सेल्फ सपोर्टिंग बनाने के लिए प्रोत्साहित करना। मतलब स्वयं उसको काम करने के लिए बोलना चाहिए, कोई काम स्वयं करे, जैसे कोई भी चीज काम हो जो स्वयं करता है उसे स्वावलंबी बोलते हैं। मतलब बालक को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और चौथा है बच्चों में भाषा विकास करना चाहिए। देखिए बच्चा को भाषा विकास होगा ना तो कोई चीज को जल्दी अपने जो अंदर जो जो उनका सोच होगा, जो विचार होगा उसको बाहर निकालेगा। तो भाषा विकास होगा तब ना वो करता है। बच्चों में क्या करना चाहिए, भाषा विकास करवाना चाहिए। दूसरा क्या, पांचवा क्या है कि बालक बालक को बार बार प्रयास करवाना चाहिए। मान लीजिए कोई चीज में असफल हो जा रहा है, फिर बोलना है तुम कर लेगा, कर लेगो, तो मतलब उसको बार बार प्रयास करने का मतलब करवाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो बालक को बार बार प्रयास करवाना चाहिए। अब देखते हैं समस्या समाधान की विधियाँ। देखिए पहला है प्रयास या त्रुटि विधि। देखिए प्रयास या त्रुटि विधि वैसी होती है जिसमें बालक प्रयास करता है फिर उसका त्रुटि होता है। जैसे मान लीजिए कि शुरू शुरू में आप भी जब छोटा रहे होंगे तो ABCD लिखे होंगे तो पहला बार क्या करेंगे, गलती लिखे होंगे, त्रुटि हुआ होगा, फिर बार बार प्रयास किए होंगे, तब उसको क्या किए होंगे, सीखे होंगे। तो पहला क्या है कि समस्या समाधान की, तो आपके लिए क्या समस्या था कि उस ABCD को सीखना, अल्फाबेट को सीखना। तो उसके लिए आप क्या किए, प्रयास भी किए, उसमें त्रुटि भी हुआ, फिर जाके आप सीखे। तो ये पहला विधि हो गया प्रयास या त्रुटि विधि, बहुत सरल विधि होता है। दूसरा है सूझ या अंतर्दृष्टि विधि। सूझ या अंतर्दृष्टि विधि वैसा होता है, मान लीजिए आपके पास कोई समस्या आ गया, जैसे वैज्ञानिक लोग होते हैं, कोई समस्या आ गया उनके सामने तो उस पर रिसर्च करते रहते एकाएक उनको उसका सॉल्यूशन मिल जाता है, मतलब समाधान उसका मिल जाता है। उसी को सूझ विधि या अंतर्दृष्टि विधि बोलते हैं। तीसरा है अनसुनी विधि, मतलब आप उसके बारे में नहीं जाना है फिर उसको आप सीख लिए तो अनसुनी विधि होता है। लेकिन ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन चौथा जो है वैज्ञानिक विधि या तार्किक विधि, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसमें, समस्या समाधान के रूप में। देखिए लिखा हुआ है स्किनर के अनुसार समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि में निम्नलिखित 6 सोपान का अनुसरण किया जाता है। पहला है समस्याओं को समझना। इस सोपान में बालक यह समझने का प्रयास करता है कि इसका समस्या क्या है। मान लीजिए कि इस जो वैज्ञानिक विधि है मतलब समस्या को समझना कि आपकी क्या समस्या है, वो समस्या को समझना। तो वही लिखा हुआ है कि बालक यह समझने का प्रयास करता है कि समस्या क्या है, उसके समाधान में क्या कठिनाइयाँ या क्या हो सकती है, मतलब उसके बारे में सोचता है कि इसका क्या लाभ है या इसका क्या हानि है।
और इसका समाधान हम किस प्रकार से करेंगे। तो पहला क्या है, समस्या को समझना। दूसरा है जानकारी का संग्रह, मतलब इस सोपान में बालक समस्या से संबंधित जानकारी का संग्रह करता है। जैसे हो सकता है कि इससे पहले कोई और बालक उस समस्या का हल कर चुका था, उससे बारे में जाकर पूछेगा कि कैसे होगा, मतलब थोड़ा उससे हिंट्स लेगा जिससे उसका समय का बचत होगा। तीसरा क्या है, संभावित समाधानों का निर्माण, मतलब अब इसमें क्या होता है, इस सोपान में बालक संग्रह की गई जानकारी की सहायता से समस्या के समाधान के लिए कुछ विधियों को निर्धारित करें, मतलब हम उस समस्या को हम कैसे कैसे सोल्व करेंगे। तो उसके लिए क्या करता है, कुछ विधियों को निर्धारित करता है। इस सोपान में सृजनात्मक चिंतन प्राय सक्रिय होता है, मतलब इसमें बार बार सोचता है कि हम कौन सा विधि लगाए, मतलब विभिन्न दिशाओं में सोचता है, विभिन्न प्रकार के उसमें मतलब चिंतन आती है कि हम क्या सोचेंगे, मतलब विभिन्न प्रकार का सोल्यूशन देना, वही क्या होता है, सृजनात्मक चिंतन होता है। अब देखते हैं चौथा, संभावित समाधानों का मूल्यांकन। जब इसमें क्या होता है, इस सोपान में बालक निर्धारित निर्धारित की गई विधियों का मूल्यांकन करता है। मान लो उसको 3-4 विधि हो गया, तो अब उसका मूल्यांकन क्या करेगा कि इस विधि से करेंगे तो कितना जल्दी सॉल्यूशन हो जाएगा, इससे क्या हानि होगा, इससे क्या लाभ होगा, ये उसका मूल्यांकन करता है सबसे। तो इसमें संभावित समाधानों का क्या होता है, मूल्यांकन। और 5वां स्टेप में क्या होता है, संभावित समाधानों का परीक्षण। इस सोपान में बच्चा जो जो विधि का मूल्यांकन किया था उसका परीक्षण करता है तथा एक विधि को अपनाता है। मतलब परीक्षण मतलब वह सोचता है कि हाँ इसमें ये विधि सबसे उपयुक्त है। और छठा क्या है, निष्कर्षों का निर्णय। इस सोपान में बालक अपने परीक्षणों के आधार पर विधियों के निष्कर्ष पर पहुंचता है तथा अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कौन सा विधि समस्या समाधान के सर्वोत्तम है, मतलब निष्कर्षों का निर्णय, मतलब 6 इसमें स्टेप होता है। अब देखते हैं बालक एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में। देखिए पहले जानेंगे वैज्ञानिक क्या होता है। देखिए कार्य और कारण के संबंध को स्थापित करने वाला ही वैज्ञानिक होता है। देखिए जैसे मान लीजिए कि न्यूटन पेड़ के नीचे था, तो उस पेड़ से क्या हुआ कि सेब गिरा, तो वह क्या उससे गुरुत्वाकर्षण का नियम खो दिया, लेकिन पेड़ से तो पहले भी फल गिरता होगा। तो क्या हुआ कि मतलब यह तो वो सोचा कि यह फल क्यों नीचे ही गिर रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, मतलब उसका कारण जानने के लिए। तो वही वैज्ञानिक उसे हम कहते हैं जो कार्य और कारण के संबंध को स्थापित करने वाला है विज्ञान। मतलब कार्य मतलब वो फल क्यों नीचे गिर रहा है, और उसका कारण पता लगे कि ये फल नीचे ही क्यों गिरा है, ऊपर क्यों नहीं गिरा है। तो उन दोनों के बीच में क्या क्या कि संबंध स्थापित करने वाला है क्या होता है, वैज्ञानिक होता है। देखिए लिखा हुआ है, जब बालक अपने ज्ञान, तर्क, चिंतन और अनुभव के माध्यम से किसी समस्या के प्रत्येक पहलू को जानने लगता है तथा खुद ही समस्या के समाधान का खोज करने लगता है, तब बच्चे में वैज्ञानिक अन्वेषक के गुण आने लगते हैं। मतलब जब बालक अपने ज्ञान, तर्क, चिंतन और अनुभव के माध्यम से किसी समस्या के प्रत्येक पहलू को जानने लगता है तथा खुद ही समस्या के समाधान का खोज करने लगता है, तब बच्चे में वैज्ञानिक अन्वेषण के गुण आने लगते हैं। देखिए वैज्ञानिक गुण कैसे बच्चे के गुण से बनते हैं, हम कैसे वैज्ञानिक अन्वेषण कहेंगे बच्चे को। देखिए इसका 2-3 कारण है। पहला है सृजनशीलता। देखिए सृजनशीलता होता है कि विभिन्न दिशाओं में विभिन्न एक प्रॉब्लम को विभिन्न तरह से सॉल्व करना। जैसे मान लीजिए कि हमको 5 पुराना है तो हम 2 + 3 5 कर देंगे, फिर 8 में से 3 घटा के 5 कर देंगे, फिर 5 + 0, मतलब विभिन्न प्रकार से सोचना, वही क्या सृजनशीलता होता है। देखिए बच्चों भी सृजनशील होते हैं। कैसे होता है, देखिएगा कि बच्चा देखिए कागज की नाव बचपन में बनाएंगे, फिर रेत पर घर बनाएंगे, मतलब विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी करते हैं। वही क्या आता है, बच्चा भी सृजनशील होते हैं, उसे भी तो वैज्ञानिक के गुण मिल गया है। दूसरा क्या है, जिज्ञासु। देखिए जैसे वैज्ञानिक जिज्ञासु होते हैं वैसे बच्चे भी बहुत ज्यादा जिज्ञासु होते हैं। जैसे आपको कोई नया सामान आ गया तो उसके बारे में पूछे कि पापा ये क्या है, मतलब बच्चा अपने पिता से पूछता है कि पापा ये क्या है, ये कैसे कार्य करता है, मतलब विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन पूछते हैं। वो भी बच्चा भी जिज्ञासु होता है। तीसरा मौलिकता। देखिए मौलिकता का अर्थ होता है कि बिना नकल से किया गया कार्य मौलिकता कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि उसके सामने कोई पंखा नच रहा है, तो अपनी मम्मी से पूछेंगे कि मम्मी ये पंखा क्यों नच रहा है, स्विच मतलब ऑफ करने के बाद क्यों बंद हो जाता है। तो क्या हुआ कि बच्चा अपने दिमाग से क्वेश्चन उत्पन्न किया, किसी से नकल नहीं किया, वो पड़ोसी के बच्चा देख के नहीं किया कि पंखा क्यों नच रहा है, वो अपने से क्वेश्चन किया अपनी मम्मी से कि पंखा क्यों नच रहा है, या स्विच ऑफ करने के बाद क्यों बंद हो जाता है, स्विच ऑन कर क्यों चालू हो जाता है। तो ये क्वेश्चन हुआ, तो इसी को मौलिकता बोलते हैं। दूसरा होता है खतरा मोल लेने की प्रवृत्ति, मतलब चौथा है खतरा मोल लेने की प्रवृत्ति। देखिए बच्चा भी बहुत ज्यादा खतरा मोल लेता है। जैसे मान लीजिए वो साइकिल हाँकता है तो एक बार गिर जाता है, चोट लग जाता है, फिर भी वो साइकिल हाँकने के लिए सोचता है, तो वो भी खतरा से क्या खतरा मोल लेने की प्रवृत्ति वो वैज्ञानिक का गुण है। और 5वां है प्रभाव, और बिना किसी रुकावट के सोचना जब तक समस्या का समाधान। देखिए कोई बच्चा के सामने समस्या आ जाएगा, उसको कोई चीज के बारे में जानना होगा, तो वो बिना किसी रुकावट के सब काम छोड़ देगा, लेकिन उसके बारे में जानकारी उसको चाहिए, मतलब जिद्दी टाइप का हो जाता है। उसी क्या होता है, उसी को प्रभाव बोलते हैं। मतलब बिना किसी रुकावट के सोचना जब तक समस्या का समाधान न हो जाए। तो ये क्या है
कि वैज्ञानिक गुण मिलता है, सृजनशीलता हुआ, जिज्ञासु हुआ, मौलिकता हुआ, खतरा मोल लेने की प्रवृत्ति, प्रवाह, ये सब क्या हुआ कि वैज्ञानिक गुण है जो बच्चे के गुण से मिलता है। इसीलिए बच्चों को हम क्या कहते हैं कि वैज्ञानिक के रूप में अन्वेषक कहते हैं। जैसे प्याजे भी बोले थे, प्याजे क्या बोले थे कि बच्चा है नन्हा वैज्ञानिक होता है। अब देखते हैं कि बच्चों को वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में बनाने के लिए हम निम्न गुणों का विकास किया जा सकता है। पहला है कि बच्चों के सामने हम छोटी छोटी समस्या रखेंगे, मतलब बच्चों के सामने क्या करेंगे, छोटी छोटी समस्या रखेंगे। दूसरा क्या है, तब उसको क्या करेगा, वो अपने तर्क चिंतन के आधार पर धीरे धीरे सोल्यूशन करते जाएगा, समस्या का समाधान करते जाएगा। इसमें क्या होगा, उसमें तर्क शक्ति का विकास होगा, तार्किक चिंतन का विकास होगा, तो वैज्ञानिक का लक्षण आने लगेगा। दूसरा क्या है, समस्या के परिणाम या निष्कर्षों को पूर्व में प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए। जैसे शिक्षार्थी स्वयं प्रयोग, तुलना एवं निरीक्षण द्वारा परिणाम तक पहुंचने की कोशिश करें। जैसे मान लीजिए आप उसको कोई समस्या दे दिया, उस समस्या को आप उसी समय उसका समाधान बता दिए, तो क्या हो जाएगा, उसमें तर्क चिंतन आदि का विकास नहीं होता। तो मतलब समस्या के परिणाम या निष्कर्ष को हम पूर्व में प्रस्तुत नहीं करेंगे। तीसरा है बच्चों को संभावित समाधानों के निर्माण हेतु प्रेरित करेंगे। मान लीजिए कोई बच्चा को समस्या दे दी, उसको कि इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे, उसको थोड़ा हिंट्स आप दे देंगे, तो हिंट्स थोड़ा दे दीजिएगा तो उस पर अपना कार्य करने लगा धीरे धीरे, फिर उस पर अपना कर लेगा। तो वही लिखा है कि बच्चों को संभावित समाधानों की निर्माण हेतु प्रेरित करेंगे, मतलब उसको प्रेरित करेंगे थोड़ा कि आप कर लो, कर सकते हो। तो चौथा है बच्चों के द्वारा बताए गए संभावित परिणामों का निरीक्षण करेंगे, मतलब उसको देखेंगे कैसा किया है, मतलब उसको हम रिजल्ट फीडबैक भी देंगे। देखिए अब हम ये आपका टॉपिक खत्म हो गया। अब आपको हम क्वेश्चन बताते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन से आपका और सब चीज़ क्लियर हो जाएगा। पहला लिखा हुआ है कि इरफान खिलौने को तोड़ता है और उसके पुर्जों को देखने के लिए उसे अलग अलग कर देता है, क्या आप क्या करेंगे। देखिए ये क्या हुआ है, एक वैज्ञानिक गुण है। जो बच्चा होता है वो उसके बारे में जानना चाहता है, उसके अवयव किस पार्ट से बना हुआ है उसके बारे में जानना चाहता है। तो क्या हुआ वैज्ञानिक गुण है। देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। पहला ऑप्शन है उस पर हमेशा नजर रखेंगे। दूसरा ऑप्शन है उसके जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करेंगे। तीसरा ऑप्शन है उसे समझाएंगे कि खिलौने को तोड़ना नहीं चाहिए। चौथा इरफान को खिलौने से कभी कभी भी नहीं खेलने देंगे। देखिए इसका बी नंबर ऑप्शन होगा। बी नंबर सबसे करेक्ट ऑप्शन है कि उसके जिज्ञासु। देखिए हम बोले हैं कि जो वैज्ञानिक होता है उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा जिज्ञासु स्वभाव को, तो अपने उसके बारे में जानना चाहते हैं कैसे बना हुआ है, मतलब ये तो इरफान में क्या है कि वो उसमें जिज्ञासु स्वभाव को प्रोत्साहित करना चाहिए, उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित करना चाहिए। तो इसका बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन है कि कोई बच्चा अपने द्वारा निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का उपयोग करता है। पहला ऑप्शन है समस्या समाधान के लिए, दूसरा है स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए, तीसरा है एक पक्षीय चिंतन के लिए, और डी क्या है उपरोक्त सभी। देखिए हम आपको बताए हैं वैज्ञानिक जो तार्किक विधि होता है या वैज्ञानिक विधा होता है उसमें जो सर्वोत्तम विधि होता है उसका उपयोग किस में करता है, समस्या समाधान के लिए। तो आपका ए नंबर इसमें ऑप्शन हो जाएगा। ये सब ऑप्शन तो होगा नहीं कि स्कूल छोड़कर भाग जाने के लिए कोनो अपना निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि का यूज करेगा, और एक पक्षीय चिंतन ये सब तो होगा नहीं। आपको यहाँ पॉजिटिव आंसर देना है। तीसरा क्वेश्चन है कि मन का मानचित्रण संबंधी, मतलब मन में आपको मानचित्रण बना लिए, ये किससे संबंधित है। पहला है बोध समझ बढ़ाने की तकनीक से, दूसरा है कि साहसिक कार्यों की क्रिया योजना से, तीसरा है मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से, चौथा है मन का चित्र बनाने से। देखिए पहले तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, लेकिन आपको दो में कंफ्यूज होगा कि ए और सी में क्या होगा। देखिए बोध या समझ बढ़ाने की तकनीक से, देखिए ये तो आपका एक कोई मतलब विधि द्वारा उस तकनीक को बढ़ा सकते हैं, तो ये आपका होगा नहीं। तो आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा मन की क्रियाशीलता पर रिसर्च करने के लिए, मतलब आपके मन में कोई चीज उस पर रिसर्च कर रहे हैं, मतलब कोई विचार है उस पर आप रिसर्च कर रहे, वही क्या था मन का मानचित्रण। जैसे मान लीजिए आप कुत्ता बोले, आपके दिमाग में कुत्ता का चित्र बन गया, तो उस पर अनुसंधान का कुत्ता है कितना पैर होता है, कितना मतलब आँख होता है, ये सब चीज पर आप क्या रिसर्च कर रहे हैं। तो आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 3 का। चौथा क्वेश्चन है कि एक बच्चा कई बार प्रयास करने के बाद भी एक प्रश्न को हल नहीं कर पा रहा है, तो यह क्या है। देखिए पहला ऑप्शन है कि बालक मानसिक रूप से कमजोर है, दूसरा है अध्यापक बच्चों को सही से पढ़ा नहीं रहा है, तीसरा है बच्चों में समस्या समाधान की क्षमता विकसित हो रही है, और चौथा है बच्चा लापरवाही कर रहा है। देखिए इसका ऑप्शन सी नंबर होगा। देखिए पहला है कि बच्चा मानसिक रूप से कमजोर, देखिए जरूरी नहीं कि बच्चा कोई समस्या का समाधान कर रहा है तो एक बार में ही चाहे 2 बार में ही वो समस्या का समाधान कर ले, हो सकता है कि वो प्रयास कर रहा है थोड़ा सा चूक जा रहा होगा। तो पहला इसमें बच्चा मानसिक रूप से कमजोर है, ये तो होगा नहीं, जरूरी नहीं कि बच्चा मानसिक रूप से क्या हो कि कमजोर हो। तो ये आपका ऑप्शन ए वाला ऑप्शन नहीं होगा, ए वाला ऑप्शन आपका नहीं होगा। बी नंबर भी क्या होगा, अध्यापक बच्चों को सही से पढ़ा नहीं रहे, जरूरी नहीं कि
टीचर सब अच्छा से ही पढ़ाते हैं। तो आपका ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सी नंबर आपका सबसे अच्छा ऑप्शन है। और डी नंबर पढ़ देते हैं कि बच्चा लापरवाही है, देखिए बच्चा लापरवाही नहीं करता है, तो आपका सी नंबर ऑप्शन सबसे अच्छा है। फिर 5वां नंबर क्वेश्चन है कि एक शिक्षक बच्चों को प्रभावी रूप से समस्या का समाधान करने के में सक्षम बनाने के लिए किस तरह से प्रोत्साहित करेंगे। पहला है कि पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए अभ्यास के लिए पर्याप्त मात्रा में अवसर प्रदान। देखिए बोल रहा है कि पाठ्य पुस्तक से एक ही प्रकार के बोल रहा है, ये उसमें रहता है कि विभिन्न प्रकार से, तो ऑप्शन ए हो सकता था, लेकिन आपका एक नंबर ऑप्शन ऐसे ही कट गया, तो आपका एक नंबर ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है कि पाठ्य पुस्तक में दी गई सूचनाओं के कंठिस्तकरण करने में बल देना। देखिए कंठित मतलब रटना होता था, रटना उठना पर, तो ये भी आपका रटने पर एनसीएफ 2005 बल नहीं देता था, आपका 2 नंबर ऑप्शन भी नहीं हो। तीसरा है बच्चों को समस्या के बारे में सहानुभूत अनुमान लगाने एवं बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए आपका ऑप्शन सी नंबर एकदम लग रहा है सही, लेकिन चौथा भी पढ़ रहे हैं कि पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों में व्यवस्थित तरीके से समाधान लेंगे, मतलब जो समस्या समाधान है उसको हम लिख कर दे दिए तो बच्चा का समस्या समाधान नहीं होगा, तो आप इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा, ये वाला आपका ऑप्शन। कि उसमें क्या करेंगे कि बच्चों को समझाएं, समस्या के बारे में क्या करेंगे, सहजा मतलब एकदम बहुत आसान तरीका से उसको अनुमान लगाने के लिए बताएंगे, एवं जो उसका विकल्प होगा, मतलब उसका बहुत विकल्प होता है कोई चीज़ का। मान लीजिए कि आपको मुजफ्फरपुर से पटना जाना है, तो उसको 2-3 रास्ता है, तो सब के बारे में बताएंगे, फिर उसको बोलेंगे कौन आपके लिए अच्छा हो, उसका आप चुनाव कीजिए। तो क्या रहा है कि बहुविकल्पों को देखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तो आपका सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीकों का वर्णन नहीं करता है, मतलब वर्णन नहीं करता, नहीं दिया हुआ है। पहला दे रहा है किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना, एकदम सही है। मतलब कोई विशेष समस्या का हल के बारे में अपने विचार प्रक्रिया का बोलेगा, चर्चा कीजिए आप। दूसरा है कुछ हल करते समय गलतियों को करने के लिए मतलब आप गलती कर दिए तो उसमें ईमानदार होना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये भी सही है। तीसरा है कि सोच विचार प्रशिक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसे शब्दावलियों का प्रयोग करना, जो वैज्ञानिक विधि है, तो ये भी सही है। चौथा है अभिकरण उत्तरों वाले प्रश्न। देखिए अभिकरण का मतलब एक होता है अप मतलब अपसारी चिंतन, एक होता है अभिसारी चिंतन। देखिए अभिसारी चिंतन वैसा चिंतन है जो एक दिशा में सोचना, मतलब एक रास्ता। मान लीजिए आपके पास कोई समस्या आ गया तो उसको एक दिशा से ही एक समस्या मिल गया, समझे कि हम बहुत अच्छा कर लिए। लेकिन अब अपसारी चिंतन वैसा चिंतन होता है जिसमें विभिन्न दिशाओं में सोचा जाता है, विभिन्न उसका विकल्प चुना जाता है, तो वो होता है। तो यहाँ पे आपका डी नंबर ऑप्शन नहीं होगा, कि अभिकरण उत्तरों को वाले प्रश्न पूछना, मतलब आप एक उत्तर वाले प्रश्न, जैसे मान लीजिए कि भारत की राजधानी कहाँ है, दिल्ली, बता दिए, तो ये एक उत्तर वाला प्रश्न है। जैसे बोले कि जैसे हम क्वेश्चन पूछ दिए कि जैसे विभिन्न उत्तर वाले प्रश्न पूछ दिए, जैसे बच्चा विभिन्न तरह से उत्तर दे सकता है। जैसे हम पूछ दिए कोई क्वेश्चन, मान लीजिए कि गंगा नदी कहाँ कहाँ से बहती है, बोले सॉरी गंगा नदी किस किस शहर से होकर गुजरती है, तो इसका 2-3 टाइप का उत्तर हो सकता है। तो ये आपका डी नंबर ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा, ये एक नंबर मतलब ये रटने टाइप का क्वेश्चन हो गया, मतलब अभिकरण उत्तर वाले प्रश्न, जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है, पटना बिहार की राजधानी, ये सब क्या हुआ कि अभिकरण उत्तर वाले प्रश्न हुआ। 7वां क्वेश्चन है कि एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है, तो किसके आधार पर करता है, तो अपने तार्किक चिंतन के आधार पर। देखिए इसमें ऑप्शन सब सही है, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन कौन है, तार्किक ऑप्शन है। देखिए अमूर्त भी है कि वह काल्पनिक शक्ति का विकास करेगा, लेकिन यहाँ पर तार्किक सबसे अच्छा, क्योंकि यहाँ पर समस्या सुधारक चीज लिखा हुआ है। यहाँ पर सृजनात्मक भी अच्छा है, यहाँ सौंदर्य बोध भी अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, तार्किक सबसे अच्छा ऑप्शन है। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों से यह अपेक्षा करना है कि वे ज्ञान को उसी रूप में पुनः प्रस्तुति कर देंगे जिस रूप में उन्हें ग्रहण किया। मतलब आप बच्चा कोई चीज़ पढ़ाए और उसी रूप में वह क्या करे कि उसे क्या करे कि पुनः प्रस्तुत कर दे। तो इसका ऑप्शन क्या है कि अच्छा है, क्योंकि यह शिक्षा के लिए आकलन में सरल होता है। दूसरा क्या है कि अच्छा है क्योंकि जो भी हमारे मन में है हम उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। तीसरा है कि समस्यात्मक है, क्योंकि व्यक्ति अनुभवों की व्याख्या करता है और ज्ञान को ज्यों कहते हो पुनः उत्पादित नहीं करता। चौथा एक प्रभावी आकलन युक्ति है। देखिए इसका ऑप्शन सी नंबर होगा कि यह समस्यात्मक बात है, क्योंकि हम व्यक्ति अपने अनुभवों को शेयर करते हैं। हम ज्ञान जो लिए हम त्यों मतलब ज्यों का त्यों हम शेयर नहीं, सबका अपना अपना आईक्यू है, सबका सोचने समझने का क्षमता अलग है, तो हम अपने अनुभव को हम शेयर कर सकते हैं। हम अपने ज्ञान को हम आपसे एकदम आप जो चीज़ बोले हम वो चीज़ ग्रहण किए, लेकिन हम ज्यों का त्यों हम उसको उत्पादित नहीं कर सकते। तो ये क्या है कि समस्यात्मक चीज़ है।
देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि यदि कोई शिक्षक चाहे कि उसके विद्यार्थी समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले तो शिक्षार्थियों को ऐसे क्रियाकलापों में लगाना चाहिए। मतलब एक शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी क्या करे कि समस्या समाधान कौशल प्राप्त कर ले, तो उसके लिए कौन सा क्रियाकलाप में लगाएगा। पहला है पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। दूसरा है ड्रिल और अभ्यास विधि। तीसरा है प्रत्यास्मरण रटना और समझना। और चौथा है बहुविकल्पी प्रश्न वाले स्तरीकृत कार्य पर। देखिए इसका सबसे अच्छा है ऑप्शन ए नंबर होगा कि पूछना, तर्क करना और निर्णय लेना। मतलब ऐसे क्रियाकलाप में उसको भाग लेने ही करेंगे जिसमें क्या पूछने का आज़ादी हो, तर्क करने की आज़ादी हो और निर्णय लेने की अपने स्वयं आज़ादी हो। उसमें उसका समस्या समाधान कौशल का विकास होगा। देखिए इसमें बी नंबर ड्रिल और अभ्यास भी। देखिए अभ्यास उसको रटवा देंगे तो वो चीज़ होगा नहीं। देखिए तीसरा ऑप्शन सी है कि रटना वाला बात यहाँ बोल दिया, प्रत्यास्मरण रटना और समस्या, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। और डी नंबर है बहुविकल्पी वाले प्रश्न को देखेंगे तो उससे समस्या समाधान नहीं होगा। अब देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। आइए देखते हैं। पहला है प्रकल्पनाओं का निर्माण करना। दूसरा है कि समस्या के प्रति जागरूकता। तीसरा है प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करना। और डी नंबर है प्रकल्पना का परीक्षण करना। देखिए हम वैज्ञानिक विधि में 6 स्टेप होता है, जिसमें पहला स्टेप है कि समस्या को जानना। मतलब समस्या के प्रति आपको क्या जागरूकता है, क्या उसके बारे में जानना है, इसलिए आपका इसमें पहला स्टेप पूछ रहा है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लेकिन इसके बारे में हम थोड़ा बता देते हैं कि फर्स्ट स्टेप ये हो गया। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा कि हम क्या करेंगे कि जानकारी एकत्र करेंगे, प्रासंगिक जानकारी को एकत्र करेंगे। तो आपका 1 नंबर स्टेप हो गया। 2 नंबर स्टेप ये हो जाएगा। 3 नंबर स्टेप क्या होगा कि प्रकल्पना का हम क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो 3 नंबर स्टेप क्या हो गया, ये हो गया। फिर प्रकल्पना का जो हम निर्माण करेंगे उसका क्या करेंगे, मूल्यांकन करेंगे। तो मूल्यांकन तो इसमें दिया गया है नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर प्रकल्पना का हम परीक्षण करेंगे, 5 नंबर हो जाएगा। और छठा क्या होता है कि उसका हम निष्कर्ष निकालेंगे, निष्कर्ष का निर्णय लेंगे, तो छठा हो जाएगा। तो निष्कर्ष वाला क्या हो जाएगा, छठा हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। अब 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मजेदार बना सकते। मतलब डैश के अलावा बोल रहा है, मतलब वो इसमें शामिल रहेंगे। मतलब अलावा बोल रहा है मतलब नहीं बोल रहा है। तो पहला है मुक्त खेल के लिए समय देना, मतलब स्वतंत्र रूप से उसे खेलने देना। दूसरा क्या है, सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर देना, ये भी सही है। ये भी दोनों सही है। तीसरा है मुक्त अंत वाली सामग्री को उपलब्ध कराना, ये भी सही है। मतलब ऐसा सामग्री जिसका क्या हो कि वो स्वयं से वो मतलब ऐसा सामग्री उपलब्ध करना जो उसके लिए मतलब स्वयं उसका क्या करे कि चुनाव कर सके। और डी नंबर ऑप्शन क्या है, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करना। मतलब कोई कार्य करना है तो उनसे उसको 100% उसको देना, सही करना होगा। तो ये तो समस्या समाधान की बात नहीं है, ये तो रटने वाली बात होगी। हम जो चीज बोल दिए उसको आपको रट के 100% सुनाना है। तो ये क्या हो गया आपका ए नंबर ऑप्शन। डी नंबर ऑप्शन आपका नहीं होगा। 1 2 3 सही है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वेश्चन यहाँ पर आपका है कि शिक्षक के अलावा, अलावा बोल रहा है मतलब नहीं, मतलब शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते समय समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मददगार बनाया जा सकता है। तो कौन है कि इसके डैश के अलावा बोल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनमें परिपूर्णता की अपेक्षा करना। मतलब 100% तो कोई विद्यार्थी देगा नहीं, तो इसलिए आपका डी नंबर यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा। 12 नंबर क्या है कि डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया का चरण है। पहला है परिणामों की आशा करना। दूसरा है संभावित उक्तियों का खोजना। तीसरा है समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना। चौथा है समस्या की पहचान। देखिए इसका सबसे जो इसका आंसर हो जाएगा डैश अतिरिक्त बोल रहा है, मतलब अलावा, इसमें अंक सब दोनों एक होता है, नहीं सब वही है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला परिणामों के आसान। मान लीजिए कोई बच्चा कोई समस्या का हल कर रहा है, उसमें आप परिणाम के आसान नहीं है, जरूरी नहीं कि उसका 100% सही हो जाए या उसमें उसका परिणाम निकले, कोई गलती भी हो सकता है। काम कर रहे हैं, धीरे धीरे कोई चीज़ सीखेंगे। मान लीजिए कोई ABCD आप शुरू में बच्चा को सीखने के लिए दी है, वो बच्चा एक बार गलती करेगा, फिर मतलब फिर उसको भूलेगा, मतलब उसमें बहुत गलती, धीरे धीरे वो चीज़ सीखेगा। तो क्या होगा कि उसमें परिणामों की हम आशा नहीं करेंगे। 13 नंबर क्वेश्चन है कि व्याख्या अनुमान और नियंत्रण नियंत्रण प्रकल्पना के लक्ष्य है। किसके लक्ष्य है, तो वैज्ञानिक पद्धति के लक्ष्य है। तो आप इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब 14 नंबर क्वेश्चन है कि समस्या समाधान प्राय उस विद्यालयों में सफल होते हैं जहाँ मतलब 1 नंबर ऑप्शन है कि कक्षाओं में छात्रों का समूहीकरण उपलब्ध हो। दूसरा क्या है, अध्यापक केंद्रीय शिक्षा शिक्षा शास्त्र प्रभावी हो। तीसरा है शिक्षा शास्त्र प्रभावी हो। तीसरा है परिवर्तनशील या लचीली पाठ्यचर्या हो।
और डी क्या है, केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही बल दिया जाए। देखिए इसका सबसे अच्छा ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है कि जिस विद्यालय में जो पाठचर्या हो क्या हो, परिवर्तनशील या लचीली हो। मतलब सब बच्चा अब एक जैसा नहीं कर सकते हैं, सब बच्चा के अनुरूप, मतलब सब बच्चा में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। कोई बच्चा पढ़ने में ज़्यादा तेज होता है, कोई मतलब क्या स्लो मतलब कम तेज होता है। तो जिस विद्यालय में, उस विद्यालय में समस्या समाधान क्या होगा कि सफल होगा, जहाँ पर क्या होगा, परिवर्तनशील या लचीली पाठ्यक्रम। देखिए लिखा हुआ है बी नंबर ऑप्शन है अध्यापक केंद्र। देखिए अध्यापक केंद्र में तो ये संभव हो ही नहीं सकता, अध्यापक आएगा भाषण देगा लेक्चर देकर चल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है कि कक्षाओं में छात्र का हम समसमूहीकरण कर देंगे तो वो क्या होगा, इवन हम उसका क्या ग्रुपिंग कर देंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। डी नंबर केवल उच्च स्तरीय शैक्षिक उपलब्धि पर ही हम बल देंगे तो वो नहीं होगा, बच्चा को शुरू से हम क्या करेंगे कि प्रॉब्लम सोल्वर बनाएंगे। ऑप्शन नंबर 14 का सी हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार से एक अध्यापिका बच्चों को बेहतर समस्या समाधानकर्ता बनाने में सहायता कर सकती है। देखिए ऑप्शन इसका है, बच्चों को विविध प्रकार की समस्याओं का समाधान करने के मौके देना तथा उनका हल करते समय सहयोग देना। दूसरा है कि विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्या का सही समाधान उपलब्ध कराना। सी नंबर है समस्याओं का समाधान करने के लिए पुरस्कार देना। और डी नंबर है बच्चों की पाठ्य पुस्तक में समस्या का उत्तर देखने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए इसका ऑप्शन नंबर सबसे अच्छा ए नंबर है कि बच्चों को हम क्या करेंगे, विविध मतलब मिसलेनियस प्रकार की समस्या के समाधान करने के मौके देंगे तथा उनका हल करते समय सहयोग करेंगे। और देखिए बी नंबर काहे नहीं होगा, देखिए बी नंबर दिया है कि विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत सभी समस्या के सही सही समाधान उपलब्ध, अब समस्या दे दिया उसका सही उपलब्ध करा दिए समाधान, तो ये तो होगा नहीं, वो तो रटे रटनाए वाला शिक्षा हो गया। तीसरा है कि समस्याओं का समाधान करने के लिए देखिए जहाँ पुरस्कार आपको मिले, दंड मिले, तो ऑप्शन आपका कट जाएगा, ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। और चौथा है कि बच्चों की पाठ्य पुस्तक में समस्या का उत्तर देखने के लिए मतलब बच्चा कहेंगे समस्या दे देंगे और बोलेंगे अब किताब में से तू खोज लो, तो ये भी नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर ए सबसे करेक्ट है यहाँ पे, तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 15 का। अब देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का एक अच्छा उदाहरण है, उसमें जिसका आशय क्या है कि समस्या समाधान को जब तक सिखाना जब तक शिक्षार्थी स्वयं न कर सके, मतलब एक आधारभूत सहायता के रूप में क्या है। तो ऑप्शन आप देखिए, पहला ऑप्शन है कि उसे यह बताना कि बार बार प्रयास द्वारा कर सकते हैं। मतलब सहायता का मतलब होता है कि जब तक मतलब आप किसी आधारभूत सहायता को कहेंगे, एक अच्छा उदाहरण कहेंगे। पहला क्या है कि उसे यह बताएंगे कि वह बार बार प्रयास द्वारा कर सकता है। दूसरा क्या है, उसे आधा समाधान हल किया उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। देखिए ये तो आपका ऑप्शन होगा नहीं, ये नंबर सही लग रहा है, लेकिन और ऑप्शन हम पढ़ दे तो आपका बी नंबर पहला ही ऑप्शन कट गया। सी नंबर है कि समस्या का समाधान जल्दी देने के लिए पुरस्कार देंगे। हम बोल रहे हैं कि जहाँ पुरस्कार है वो ऑप्शन होगा, तो सी नंबर भी आपका ऑप्शन कट गया। और डी नंबर बोला है कि उसे कहेंगे जब तक वो समस्या का समाधान नहीं कर लेता तक उसे घर नहीं जाता। ये तो हो गया कि थोड़ा बंदी टाइप का, तो इसलिए आपका एक नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा कि उसे यह बताएंगे कि बार बार बताएंगे, उसे यह बताएंगे कि बार बार प्रयास द्वारा कर सकता है, मतलब बार बार हम प्रयास करेंगे तो कोई समस्या का समाधान कर लेंगे, तो आपका इसलिए ये नंबर 16 का हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है कि चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य क्या होता है। पहला है ऑप्शन समस्या को जटिल बनाना, दूसरा है संज्ञान का अंत करना, तीसरा है संयोग को समाप्त करना, चौथा क्या है समस्या का समाधान करना। सबसे अच्छा इसका आंसर, सबसे अच्छा क्या है, सबसे अच्छा यही आंसर है, इसे तो होगा नहीं। अब मान लीजिए चिंतन हम तर्क का उद्देश्य क्या होता है, समस्या को जटिल बनाना, ये तो होगा नहीं। दूसरा क्या है संज्ञान का अंत करना, नहीं ये सब होगा नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन आपका हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। देखिए यह डिफिनीशन कौन दिए हुए हैं, तो स्टैनली ग्रे दिए हुए हैं, याद रखिएगा। स्किनर दिए हुए थे, कोई आपके पास समस्या आती है, उस समस्याओं की जो बाधा होती है उस बाधा पर विजय पाने की प्रक्रिया ही क्या है कि समस्या समाधान है। तो स्किनर का डिफिनीशन पियाजे और पाउलो इसमें डिफिनीशन नहीं दिए हुए। 19 नंबर क्वेश्चन है कि एक बालक द्वारा किसी समस्या का समाधान करने के लिए निम्न में कौन सा गुण होना चाहिए। पहला है भाषा विकास, दूसरा है स्वावलंबी, तीसरा है बार बार प्रयास करना, प्रयास करने की आदत। इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कि ए और बी, देखिए ए और बी से भी सही है। दूसरा ऑप्शन है बी और सी, देखिए बी और सी भी सही है। और तीसरा ऑप्शन दिया है कि ए और सी, देखिए ये भी सही है, लेकिन आपका तीनों सही है। यहाँ पे भाषा विकास, स्वावलंबी, बार बार प्रयास करने का, इसलिए आपका यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है कि किसी समस्या के संभावित समाधानों का परीक्षण करने कहाँ किया जाता है। देखिए कोई भी समस्या का हम संभावित समाधान का परीक्षण कहाँ करेंगे, तो हम कहूँ कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ पर कहीं भी हो सकता है। देखिए विद्यालय में, घर में, प्रयोगशाला में, सब जहाँ एक वाला ऑप्शन हो तो ज़्यादातर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर कहीं भी हम कर सकते हैं।
21 नंबर क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा का एक बच्चा किसी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है, आप उस बच्चे के विषय में क्या कहेंगे। देखिए पहला ऑप्शन है कि बच्चा समस्या सोच रहा है, बच्चा समान सोच वाला है। दूसरा है बच्चे की बुद्धि लब्धि 70 से कम है। तीसरा ऑप्शन है कि बच्चे में वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है। और चौथा है बच्चे का मन पढ़ाई में न लगकर इधर उधर की बातों में लग रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। अब अब देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। एक बच्चा माचिस के खाली डिब्बे से कई प्रकार की वस्तुएं बनाकर खेलता है, उस बच्चे के संदर्भ में आपकी क्या राय है। पहला ऑप्शन है उसमें वैज्ञानिक अन्वेषण गुणों का विकास हो रहा है। दूसरा है यह पढ़ने में कतराता है एवं खेलते रहता है। तीसरा ऑप्शन है उसके माता पिता उसकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं। और डी नंबर ऑप्शन है उसे खेल से दूर कर पढ़ाई में लगाने की आवश्यकता है। देखिए इसका ऑप्शन ये है कि उसमें सृजनात्मक चिंतन को दिखा रहा है। तो ये क्या होगा कि वैज्ञानिक गुण के दे वैज्ञानिक अन्वेषण गुणों का विकास कर रहा है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों में वैज्ञानिक सोच का विकास करने के लिए आवश्यक घटक क्या है। पहला ऑप्शन है कि बच्चों के समक्ष छोटी छोटी समस्याएं रखी जाए। दूसरा ऑप्शन है बच्चों के द्वारा किए गए संभावित समाधानों का परीक्षण किया जाए। तीसरा ऑप्शन है कि बच्चों को संभावित समाधानों के निर्णय हेतु प्रेरित करना चाहिए। देखिए ये तीनों आपका ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। आपका यहाँ पर उपरोक्त सभी अंश मतलब तीनों यहाँ पर सही है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का नहीं है। देखिए पहला ऑप्शन है सही उत्तर प्राप्त करने का समानता एक ही उपागम। देखिए आप कोई सही उत्तर उपागम का एक नहीं विभिन्न प्रकार का होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये नंबर नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है कि समस्या केवल एक सिद्धांत प्रक्रम बता दे, ये भी नहीं होगा। एक सिद्धांत बहुत सिद्धांत बता। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया रहता है। देखिए हम इसमें बताए हुए थे कि कोई भी समस्या देगा उसका जरूर कुछ ना कुछ उसमें संकेत होगा। जैसे हम बोलते हैं कोई चोर चोरी करता है तो कुछ ना कुछ अपना सबूत या सबूत छोड़ता ही है। तो मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कोई ऐसे तो नहीं पूछ सकता है कि 5 कलम की कितना मूल्य है। आपसे पूछेगा कि 2 कलम का मूल्य 10 रुपया है, तो आप 5 कलम का मूल्य बताइए। तो ये आपका उसमें संकेत जरूर रहता है। तो आपका नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समस्या मौलिक होती है, ये तो ऑप्शन होगा। समस्या जरूरी नहीं कि मौलिक ही हो। 25 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधा नहीं डालती है। पहला है अंतर्दृष्टि, दूसरा है मानसिक प्रवृत्ति, तीसरा है मूर्छाबंदी, चौथा है निर्धारण। देखिए इसका जो अंतर्दृष्टि है वो क्या आती है कि समस्या समाधान में बाधा नहीं डालती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 26 नंबर है कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है बच्चे जानकारी के निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। बी नंबर ऑप्शन है बच्चे समस्या समाधान करता होते हैं। सी नंबर है बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता होते हैं। 4 नंबर है बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए बच्चे जानकारी के सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं, निष्क्रिय दिए, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। और बच्चे जहाँ समस्या समाधान करते हैं एकदम सही है। बच्चे वैज्ञानिक शोधकर्ता एकदम सही है। बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक एकदम सही है। तो आपका बी सी डी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी डी है, नहीं ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ये वाला ए नंबर खाली ऑप्शन आपका गलत है कि बच्चे जानकारी की यहाँ पर सक्रिय प्राप्त करता रहता है। ऑप्शन नंबर चारों सही हो जाता है और निष्क्रिय दिया, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। थैंक यू। आप इसको ध्यान से पढ़िएगा, आपका सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 2 या 3 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है।